चार्ली तुरंत हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, क्यों सर? चटर्जी चार्ली के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि वो आसानी से शिकार करे और कोई उस पर शक भी ना करे। मुझे तो इस युग पर पहले से शक था, तब से ही, जब से मैं यहाँ पर आया था। मुझे तो लगता ही था कि इसका जरूर इन सब शिकारों के साथ कुछ न कुछ लेना देना तो जरूर था, पर ये नहीं पता था कि इन सब शिकारों के पीछे इसका ही हाथ होगा। मुझे तो लगता है इसके दोस्त भी उसके साथ मिले होंगे। अंदर कुछ न कुछ सुराग तो जरूर हमारे हाथ लगेगा चार्ली, ऐसा सुराग जो युग और उसके दोस्तों को सलाखों के पीछे ले जाएगा। चलो अंदर। इतना कहकर चटर्जी अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ाने लग जाता है। चार्ली जहां पर था वहीं पर खड़ा रहता है, अपना एक कदम तक आगे नहीं बढ़ाता है। चटर्जी ये सब नोटिस कर लेता है और तुरंत रुककर पीछे पलटकर चार्ली से पूछता है, क्या हुआ चार्ली, तुम आ क्यों नहीं रहे? चार्ली ना में अपना सिर हिलाते हुए डरते हुए कहता है, नहीं सर, मैं इस मनहूस कोठी के अंदर एक कदम तक नहीं रखूंगा। ये ग्रेवयार्ड कोठी नहीं है, बल्कि मौत की कोठी है। आप कैसे भूल सकते हैं? यही वो कोठी है जिसमें वर्चस्विनी मैडम कुछ दिन ठहरी थी, और इसमें ठहरने के बाद से ही वर्चस्विनी मैडम पुलिस स्टेशन नहीं आ रही है। आप नहीं जानते, पर मैंने देखा था जब मैं इस कोठी में वर्चस्विनी मैडम जी से मिलने आया था तो वो बहुत बदली बदली लग रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं उनसे बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था मैं किसी और से बात कर रहा था। मुझे तो लगता है कि युग और उसके दोस्तों के साथ भी यक्षिणी ने कुछ किया होगा। हो सकता है उनका यक्षिणी से सामना हो गया हो, तभी उन्होंने ग्रेवयार्ड कोठी छोड़ दिया हो। चटर्जी खामोश रहता है। चार्ली की बातों ने उसे भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक पल के लिए तो उसे भी चार्ली की बातें काफी हद तक सही लगने लग गई थी। चार्ली अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, सर मैं तो कहता हूँ अभी भी वक्त है, वापस चलते हैं यहाँ से। हम ज्यादा दूर नहीं आए हैं, हमने मौत की कोठी में कदम नहीं रखा है, वापस चलते हैं। चटर्जी चिढ़ते हुए कहता है, चार्ली अगर तुम्हें वापस जाना है तो जाओ, मैं तो वापस नहीं जाने वाला। अब यहाँ तक आया हूँ तो ग्रेवयार्ड कोठी में जाकर रहूंगा। अब फिर चाहे कुछ भी हो, मैंने तुम्हारी तरह कदम पीछे खींचना नहीं सीखा है। चार्ली पलट कर कहता है, सर कभी कभी जान बचाने के लिए कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। चटर्जी कहता है, चार्ली जब मैंने ये वर्दी पहनी थी ना, तभी मौत का कफन भी पहन लिया था, समझे? चटर्जी की बात सुनकर चार्ली एकदम चुप हो जाता है और पलटकर कुछ नहीं कहता है। चटर्जी अपने बाकी के 4 साथियों से कहता है, अगर चार्ली की तरह तुम में से ही कोई बाहर रुकना चाहता है तो रुक सकता है, पर मैं नहीं रुकने वाला। आज तो मैं इस ग्रेवयार्ड कोठी में घुसकर ही रहूंगा। जरा देखो तो इसके अंदर ऐसी क्या चीज है जिससे सबके दिल खौफ से दहल जाते हैं। इतना कहकर चटर्जी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाता है। उसके बाकी के 4 साथी भी उसी के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं, पर चार्ली बाहर ही खड़ा रहता है क्योंकि उसे अपनी जान से बहुत प्यार था। वो अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहता था। जब चटर्जी और उसके 4 साथी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था, एक भयानक सन्नाटा। फर्श पर कई सारे खून के धब्बों के निशान थे। चटर्जी उन निशानों को देखते हुए कहता है, ये खून के निशान देख रहे हो किशन? यहीं से मोनिका को घसीटते हुए ले जाया गया था। ये खून के धब्बे उसी की गवाही दे रहे हैं। लगता है पहले मोनिका को यहीं पर मारा गया होगा, यहीं पर उसके साथ रेप किया गया होगा, फिर घसीटते हुए बंगला मुड़ा घाट पर ले जाकर फेंक दिया गया होगा। किशन कहता है, पर सर मोनिका की लाश को बंगला मुड़ा घाट पर ले जाने की जरूरत ही क्या थी? चटर्जी जवाब देता है, ताकि सारा इल्जाम यक्षिणी पर आ जाए और अपराधी को क्लीन चिट मिल जाए। पर कहते हैं ना, खूनी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सुराग तो छोड़ ही देता है। उसने बहुत कोशिश करी बचने की, पर बारिश ने उसका सारा प्लान बर्बाद कर दिया। मोनिका को घसीटने के निशान हमें यहाँ तक ले आए। ढूंढो किशन, इस ग्रेवयार्ड कोठी में जरूर कुछ न कुछ सुराग होगा जो हमें खूनी तक भी ले जाएगा। चटर्जी और उसके साथी ग्रेवयार्ड कोठी में छानबीन करना शुरू कर देते हैं। छानबीन करते हुए ही चटर्जी युग के कमरे में पहुंच जाता है। वो वहां अकेला छानबीन कर रहा था, जबकि उसके बाकी के 4 साथी दूसरे कमरे के अंदर छानबीन कर रहे थे। चटर्जी को युग के कमरे के अंदर कदम रखते ही फर्श पर ही मोनिका के कपड़े बिखरे पड़े मिले थे। चटर्जी उन कपड़ों को देखते हुए मन ही मन सोचता है, जरूर ये मोनिका के ही कपड़े होंगे। इसका मतलब कल रात जो कुछ भी मोनिका के साथ हुआ वो यहीं इस कमरे में हुआ है। इस बार युग को मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता है। एक के बाद एक सबूत हाथ लगते जा रहे उसके खिलाफ। इतना कहकर चटर्जी कमरे के अंदर और छानबीन करने लग जाता है। कमरे के अंदर छानबीन करते हुए ही उसे एक टेबल पर वो सारी स्क्रिप्ट मिलती है जो एक बार वर्चस्विनी के हाथ में लगी थी, जो टाइपराइटर पर अपने आप टाइप हुई थी। शिकार की स्क्रिप्ट्स वो चटर्जी एक एक करके पढ़ रहा था। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहा था उसके होश उड़ते जा रहे थे। चटर्जी उन स्क्रिप्ट्स को पढ़ते हुए कहता है,
लगता है बाप की तरह बेटे को भी कहानियां लिखने का शौक है। जरूर ये सब युग ने ही लिखा होगा। खून करने के बाद अभी तक जितने भी खून हुए हैं सारे खूनों की कहानी लिखी है इसमें, बस मोनिका को छोड़कर। लगता है टाइम नहीं मिला, पर अब अच्छा टाइम मिलेगा उसे हवालात के अंदर। उसे नहीं पता था कि वो कहानी नहीं अपनी मौत की कहानी लिख रहा था, जो उसे सलाखों के पीछे ले जाने वाली है। चटर्जी ने इतना कहा ही था कि तभी एक आदमी की चीख सुनाई देती है। आह! चीख सुनते ही चटर्जी उन स्क्रिप्ट्स को वहीं पर रखता है और भागते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही वो देखता है कि वो आवाज कहीं और से नहीं, रूम नंबर 666 से आई थी, जिसके बाहर उसके चारों साथी खड़े हुए थे जो कि मूर्ति बने हुए थे। ना हिल रहे थे, ना कोई कुछ रिएक्शन दे रहे थे, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। जब चटर्जी उनके पास पहुंचता है तो वो भी खड़ा का खड़ा रह जाता है, मूर्ति बन जाता है। उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। कमरे के अंदर कुर्सी पर काला साया बैठा हुआ था, जिसका मुंह दूसरी तरफ था, जिस कारण उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। कुर्सी के चारों तरफ से काला धुआं निकल रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काला धुआं कहीं और से नहीं बल्कि उसी काले साए के अंदर से निकल रहा हो। काला साया भी पूरी तरह धुएं से बना हुआ था। चटर्जी और उसके साथी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके सामने क्या चीज थी, पर वो सब इतना जरूर समझ गए थे कि कुर्सी पर कोई इंसान तो नहीं बैठा है, बल्कि एक अलग ही चीज बैठी हुई थी जो इस दुनिया की नहीं थी। चटर्जी के चारों साथी के पैर जैसे वहीं पर जम गए थे, उनकी जान हलक में आ गई थी। चटर्जी जैसे तैसे अपने अंदर हिम्मत भर के कहता है, कौन हो तुम? कुछ जवाब नहीं आता है। कमरे के अंदर मौत का सन्नाटा छाया रहता है। चटर्जी अपनी रिवॉल्वर बाहर निकालकर कमरे के अंदर अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, मैंने पूछा कौन हो तुम, बोलो। किशन चटर्जी को मना करते हुए डरते हुए कहता है, अंदर मत जाइए सर, रुक जाइए, अंदर मत जाइए। चटर्जी कहता है, डर मत किशन, कुछ नहीं होगा, ये हमारा कुछ नहीं कर सकता, डर मत। इतना कहकर चटर्जी कमरे के अंदर घुस जाता है और अपनी पिस्तौल उस काले साए पर तान देता है और फिर अपना सवाल दोहराते हुए कहता है, मैंने कहा कौन है तू? फिर कुछ जवाब नहीं आता है। चटर्जी की हिम्मत देखकर उसके बाकी के चार साथी भी कमरे के अंदर घुस जाते हैं और चटर्जी के पीछे ही एक कतार में उस काले साए पर रिवॉल्वर तानकर खड़े हो जाते हैं। कमरे के अंदर मरे हुए इंसान की गंध फैली हुई थी, जो चटर्जी और उसके साथियों को भी आने लग गई थी। चटर्जी फिर अपना सवाल दोहराते हुए गुस्से के साथ कहता है, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, बता कौन है तू, वरना। एक डरावनी गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है, वरना क्या करेगा तू? मरे हुए को मारेगा? मारेगा मुझे तो मारना। जैसे ही चटर्जी और उसके साथी ये आवाज सुनते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उनकी जान हलक में आ जाती है। चटर्जी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ऐसी कोई सी आवाज सुनी थी। देखते ही देखते कमरे की लाइट अपने आप बंद चालू होने लग जाती है। चटर्जी और उसके साथी कुछ सोच या समझ पाते उससे पहले ही कमरे का दरवाजा धड़ाम से अपने आप बंद हो जाता है। चटर्जी के चारों साथी धीरे धीरे अपने आप हवा में ऊपर उठने लग जाते हैं और हवा में ही आकर रुक जाते हैं। चारों साथी बुरी तरह घबरा गए थे। किशन हकलाते हुए डरते हुए कहता है, बचाइए सर, बचाइए हमें। बाकी के तीन लोग भी डर के मारे चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। चटर्जी भी एक पल के लिए डर गया था। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया था कि उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि और ही चीज थी। चटर्जी हिम्मत करके घबराते हुए कहता है, मैं कहता हूँ छोड़ो मेरे साथियों को, वरना। चटर्जी के इतना कहने की ही देर थी कि तभी वो काला साया कुर्सी पर से खड़ा हो जाता है और जब वो पीछे पलटता है तो चटर्जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस बंद चालू होती हुई लाइट में उसे बस काले साए की पीली पीली दो आंखें दिखाई दे रही थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दिखाई दे रहा था तो उस काले साए में से निकलता हुआ धुआं। चटर्जी भी डर के मारे कांपने लग गया था। उसके हाथ पैर थर थर कांप रहे थे। काला साया चटर्जी को देखते हुए डरावनी आवाज में कहता है, तुझे क्या लगता है चटर्जी, तू होशियार है? तू बेवकूफ है, बेवकूफ। चटर्जी खामोशी रहता है, लंबी लंबी आहें भरते रहता है। काला साया अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ पर खुद चलकर नहीं आए हो, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है। चटर्जी उस काले साए को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, तूने बुलाया है, पर क्यों? काला साया चटर्जी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसके हंसने की डरावनी आवाज पूरे कमरे के अंदर गूंजने लग गई थी। चटर्जी कुछ हिम्मत करके फिर पूछता है, बोल क्यों बुलाया है तूने हमें? काला साया भारी आवाज में फुसफुसाते हुए धीरे धीरे कहता है, बलि, बलि, बलि।
चटर्जी काले साए की बात को गौर से सुनते हुए खुद से बड़बड़ाता है। क्या कहा? बलि? काला साया डरावनी आवाज में कहता है। हाँ, बलि के लिए। आज होगी तुम पांचों की बलि। जैसे चटर्जी काले साए के मुंह से ये बात सुनता है, पसीने से लथपथ होने लग जाता है। कमरे के अंदर मौत का मातम छा जाता है। चटर्जी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो काला साया हवा में उड़ रहे चटर्जी के बाकी के 4 साथियों की तरफ देखने लग जाता है। उस काले साए के उनकी तरफ देखते ही उन चारों के हाथ पैर टेढ़े होने लग जाते हैं। वो अपने आप मुड़ने लग जाते हैं, जैसे किसी ने उनके हाथ पैरों को बड़ी बेरहमी के साथ मोड़ा हो। उन चारों की हड्डी टूटने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। उन चारों के हाथ पैर टूट जाते हैं, जो हवा में ही लटक जाते हैं। उनके दर्द से कराहने की आवाज सिर्फ कमरे के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरी ग्रेवयार्ड कोठी में गूंजने लग जाती है। देखते ही देखते उन चारों की आंखों से खून निकलने लग जाता है। वो चीखने तड़पने लग जाते हैं। उन चारों के खून की बूंदें जैसे ही फर्श पर गिरती हैं, चटर्जी देखता है कि फर्श के ऊपर एक निशान बनने लग जाता है, जो अब तक तो अदृश्य था, लेकिन खून की बूंदें गिरते ही दिखने लग गया था। और वो निशान था आंख का, ठीक वैसा ही जैसा वर्चस्विनी ने तारा के हाथ में बनाने की कोशिश करी थी। उन चारों की बॉडी का खून फर्श पर गिरकर आंख की पुतली के अंदर जमा होते जा रहा था। देखते ही देखते उन चारों का शरीर सफेद पड़ने लग जाता है, जिससे साफ समझ आ रहा था कि उनके अंदर अब खून की एक भी बूंद नहीं थी। सारा खून आंख की पुतली के अंदर चला गया था। अगले ही पल उस आंख की पुतली के अंदर से एक बवंडर निकलता है, जो उस खून से भरी हुई पुतली के ऊपर घूमने लग जाता है। चटर्जी के तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। वो बस मूर्ति बनकर सब कुछ घटते हुए देख रहा था। वो काला साया एक एक करके हवा में उड़ रहे चारों आदमियों की तरफ गुस्से के साथ देखता है, और देखते ही देखते एक एक करके उनकी मुंडी कटकर सीधे बवंडर के अंदर गिरने लग जाती है। जैसे जैसे मुंडी उस बवंडर के अंदर गिरते जा रही थी, उस छोटे से बवंडर की रफ्तार भी धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी। उन चारों की मुंडी कटने के बाद भी उन चारों के शरीर हवा में ही लटक रहे थे। चटर्जी की आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। वो काला साया चटर्जी की तरफ देखते हुए कहता है, अब तेरी बलि होगी चटर्जी। ये सुनते ही चटर्जी की रूह कांप जाती है। वो डर के मारे अपने कदम पीछे खींचने लग जाता है, और वो काला साया उसके पास जाने लग जाता है। चटर्जी ने अपने हाथ में पिस्तौल पकड़ी हुई थी। वो सारी गोली लगातार उस काले साए में दाग देता है, पर उस काले साए पर कुछ असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले से ही मरा हुआ था। ये देखकर चटर्जी डर जाता है। डर के मारे उसके हाथ से पिस्तौल छूट जाती है। वो भागने लग जाता है। दरवाजा लगा हुआ था। वो दरवाजा ठोकने लग जाता है। लाख कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। चटर्जी अपनी पूरी जान से दरवाजा ठोक रहा था। धीरे धीरे वो काला साया चटर्जी की तरफ बढ़ रहा था, उसकी मौत बनकर। काला साया चटर्जी के पास पहुंच जाता है, पर वो चटर्जी को छूता तक नहीं। लेकिन चटर्जी का शरीर अपने आप पीछे घूमने लग जाता है, जैसे काला साया अपनी अदृश्य शक्ति से उसे पीछे खींच रहा हो। काला साया चटर्जी की आंखों में देखते हुए डरावनी आवाज में कहता है, अब बलि चढ़ेगी तेरी चटर्जी, बलि। जब चटर्जी उस काले साए की बड़ी बड़ी पीली आंखों में देखता है, तो उसे उन आंखों में उसकी मौत दिखाई देने लग जाती है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी